हेलो नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधर क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों बीए सेकेंड थर्ड ईयर में, माफ कीजिएगा, बीए बीएससी बीकॉम के सभी थर्ड ईयर के छात्रों के लिए भाषा और संस्कृति अर्थात कि हिंदी भाषा वाले इस फाउंडेशन कोर्स के विषय में जो है आज एक और नए एपिसोड पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें आज फिर से हम बात करेंगे वाक्य रचना एवं अनुवाद पर। कल वाले सेशन में दोस्तों कल वाले सेशन में भी हमने वाक्य रचना और अनुवाद से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर लगाए थे, लेकिन उसमें बेसिकली जितने मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे वो थे वाक्य रचना से संबंधित थे। लेकिन आज के इस सेकेंड पार्ट में या फिर कहें कि एपिसोड 9 में कुछ क्वेश्चन जो है अब वाक्य रचना के भी होंगे शामिल, और उसी में अनुवाद के भी प्रश्न उत्तर प्रश्न शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर के वाक्य रचना और अनुवाद से संबंधित दो एपिसोड आए हैं। दोनों ही भाग में काफी मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में आपसे इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, इसलिए इसके दो पार्ट करके मैं लाया हूं ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कवर हो पाए और एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है ना। और इसी के साथ में दोस्तों आज वाले इस एपिसोड 9 के साथ ही आपकी सीरीज कंप्लीट हो जाती है। बस एक लेक्चर इसमें और बचता है, वो होगा दोस्तों मॉडल पेपर का, ठीक है। तो मॉडल पेपर के अंतर्गत हम 50 प्रश्नों को देखेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में, जिसमें सभी फर्स्ट यूनिट से लेकर लास्ट यूनिट तक के जितने भी क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, उनके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, वो सब एक साथ हम देखेंगे। 50 मात्र 50 क्वेश्चन आंसर हम उसमें देखने वाले हैं वस्तुनिष्ठ प्रकृति के रूप में ही, ठीक है ना। तो कल वाला जो एपिसोड होने वाला है एपिसोड 10, उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों वो भी। तो कुल मिलाकर के 10 लेक्चरों के माध्यम से आपका ये सब्जेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जो भी नए स्टूडेंट हैं मैं उनको थोड़ा सा जल्दी बता दूं कि हमारे द्वारा जितने भी विषय पढ़ाए जा रहे हैं बीए के, वो सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए तैयार करवा दी गई है। प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको सभी विषय आसानी से देखने को मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। आज भी हम 35 क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं वाक्य रचना एवं अनुवाद से संबंधित। चलिए पहला प्रश्न है इसमें, संयुक्त वाक्य में देखिए वाक्य दो तीन प्रकार के होते हैं, आपने पिछली बार भी देखा था। वाक्य कौन कौन से? संयुक्त वाक्य होगा, ठीक है ना, एक मिश्रित वाक्य होगा और एक सरल वाक्य होगा। तो वाक्य के बेसिकली 3 प्रकार होते हैं रचना के रूप में, ठीक है ना, रचना के आधार पर या अर्थ के आधार पर, संयुक्त, मिश्रित और सरल। तो यहां पूछा जा रहा है कि जो संयुक्त वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य जो है, इनमें से कौन सा संयुक्त वाक्य है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको चूज करना है। तो पहला ऑप्शन है 2 सरल वाक्य होते हैं। देखिए संयुक्त वाक्य में क्या होता है, देखिए कि 2 सरल वाक्य होते हैं। क्या संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्य होते हैं, या फिर 2 मिश्रित वाक्य होते हैं, या फिर एक सरल और दूसरा मिश्रित वाक्य होता है, या फिर ये सभी होते हैं। कौन सा राइट ऑप्शन होगा? तो दोस्तों संयुक्त वाक्य को आप भली भांति जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक वाक्यों से मिलकर के ये बनता है संयुक्त वाक्य, ठीक है ना। अब इसमें आवश्यकता नहीं है, मतलब इसको जरूरी नहीं है कि दोनों ही वाक्य सरल हो या दोनों ही मिश्रित हो या एक सरल हो एक मिश्रित हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है ना। किसी भी प्रकार के 2 वाक्यों के जोड़ने से वो संयुक्त बन जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में वाक्य के 2 प्रकार होते हैं? किस वाक्य में वाक्य के 2 प्रकार होते हैं? सरल वाक्य में वाक्य के 2 प्रकार होते हैं, या फिर मिश्रित वाक्य में, या फिर संयुक्त वाक्य में। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है ना। क्लियर है? ठीक है, 2 वाक्य किस में होंगे? संयुक्त वाक्य में। मिश्रित वाक्य में 2 अलग अलग वाक्य नहीं होंगे, मतलब होंगे लेकिन स्पष्ट रूप से 2 अलग अलग वाक्य दिखेंगे नहीं, बल्कि वो मिले हुए रूप में होंगे, उसको हम मिश्रित बोलेंगे। वो सरल, जिसमें एक ही कर्ता हो, एक ही क्रिया हो, एक ही कर्म हो, वो सरल वाक्य हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं? अर्थ की दृष्टि से 2, 4, 8 या 3? तो आप भली भांति जानते हैं अर्थ की दृष्टि से, जब हम देखते हैं अर्थ की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, अर्थ की दृष्टि से इसके 8 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार दोस्तों? 8 प्रकार होते हैं, जिनकी चर्चा हम आगे वाले सेशनों में करने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, संदेहवाचक वाक्य का दूसरा नाम क्या है? संदेहवाचक वाक्य का दूसरा नाम क्या है? संकेतवाचक है, विधिवाचक है, संदेहार्थक है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों संदेहवाचक वाक्य का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? संदेहार्थक वाक्य, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? पिछले वाले सेशन में हमने कई बार पढ़ा था पदबंध,
तो आज इसके प्रकारों को देखिए। कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 या फिर अनगिनत होते हैं, मतलब अनंत होते हैं। तो पदबंध के दोस्तों बेसिकली 5 पार्ट होते हैं, 5 भाग होते हैं या 5 प्रकार होते हैं पदबंध के। अगला प्रश्न है वाक्य के घटक या अंग। वाक्य के घटक या अंग कौन होते हैं? उद्देश्य और विधेय होता है, उद्देश्य और विधेय होता है, कर्ता और क्रिया होते हैं, या फिर कर्म और क्रिया या कर्म और विशेषण। तो वाक्य के जो घटक या अंग, वाक्य के घटक या अंग कर्म और विशेषण को कहा जा सकता है। कर्म और विशेषण वाक्य के अंग होते हैं या घटक होते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 है वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जा सकता है? वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जा सकता है? तो आप भली भांति जानते हैं 3 आधारों पर किया जा सकता है, या कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं बेसिकली, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय हो उसे क्या कहेंगे? बार बार रिपीट हुआ है ना, एक कर्ता हो, एक उद्देश्य हो, है ना, कर्ता को ही उद्देश्य बोलेंगे यहां पर। एक कर्ता हो या एक उद्देश्य हो, एक ही संज्ञा हो, एक ही विधेय हो, उसे हम क्या कहेंगे? सरल वाक्य कहेंगे, सरल वाक्य कहेंगे, ठीक है ना। एकल, सरल, मिश्र या संयुक्त, तो सरल वाक्य होगा। क्लियर है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किशन भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा और हरि भी। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जा रहा है? किशन भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा और हरि भी, क्योंकि दोनों बहुत पढ़ते हैं। कौन सा वाक्य है? वाक्य पहचानना आपको। मिश्रित है, संयुक्त है, मिश्र संयुक्त है, मिश्र संयुक्त है, या मिश्र ही है, या संयुक्त मिश्र है, या केवल मिश्र है। तो दोस्तों ये जो है पहले वाले इस ऑप्शन को देख करके हमें लगता है कि ये संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य क्योंकि 2 वाक्य आपस में जुड़े हुए हैं, एकदम स्पष्ट नजर आ रहे हैं। पहले इसमें उपवाक्य में क्या कहा जा रहा है कि किशन भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा और हरि भी, तो दूसरा वाक्य ये हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए ये संयुक्त होता है। और लास्ट में देखिए दोनों बहुत पढ़ते हैं, तो दोनों को मिला दिया गया है, इसलिए मिश्रित, तो संयुक्त मिश्रित जो है वाक्य हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है राम आया, है ना, राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट आया। यह वाक्य कौन सा है? मिश्र है, संयुक्त है, सरल है, या फिर जटिल वाक्य है? तो दोस्तों ये जो है संयुक्त वाक्य कहलाएगा, संयुक्त वाक्य कहलाएगा, क्योंकि इसमें एक एक में अलग अलग पूरी तरह से दिया गया है इसमें, है ना। दोनों वाक्यों की अलग अलग पहचान की गई है, संयुक्त वाक्य होगा। अगला प्रश्न है मिश्र वाक्य कहते हैं, ध्यान से पढ़िएगा, जिनमें एक कर्ता और एक ही क्रिया होती है, क्या उसको हम मिश्र वाक्य कहते हैं? या फिर जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो और वे संयोजक अपव्यय द्वारा जुड़े हो, या फिर जिनमें एक साधारण वाक्य हो तथा उसके अधीन दूसरा उपवाक्य हो, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मिश्र वाक्य दोस्तों हम उसको कहेंगे जहां पर अलग अलग जो वाक्य है वो अलग अलग दृष्टिगत ना हो, बल्कि मिश्रित किए गए हो, दोनों को आपस में मिला दिया गया हो। तो इसमें ऑप्शन सी को पढ़िए, ऑप्शन सा को पढ़ के देखिए, एक बार फिर से रिपीट कीजिए, आपको इसका अर्थ मिलेगा। देखिए जिनमें एक साधारण वाक्य हो, एक साधारण वाक्य हो तथा उसके अधीन, उस साधारण वाक्य के अधीन मतलब उस पर आश्रित दूसरा उपवाक्य हो, समझिएगा, है ना। क्योंकि अगर वो उपवाक्य नहीं होगा जो मुख्य वाक्य पर आधारित है तो उसका पूरा अर्थ नहीं आ पाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिश्रित वाक्य वह वाक्य कहलाएगा जिसमें एक साधारण वाक्य होना चाहिए और उसको अच्छे से समझाने के लिए एक उपवाक्य और जोड़ दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम उस उपवाक्य को अलग कर दें तो उस उपवाक्य का अर्थ तो निकलेगा लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकल पाएगा जब तक कि उसे एक साधारण वाक्य या कहें कि मुख्य वाक्य के साथ जोड़ ना दिया जाए। समझ पा रहे हैं ना। तो एक वाक्य होगा, उसका सपोर्ट करने के लिए एक और उपवाक्य होगा, जिसके दोनों को मिला देने पर जिसका पूरा अर्थ निकलता हो, उसे हम मिश्रित वाक्य कहेंगे। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, ध्यान दीजिएगा, जिन वाक्यों में जिस सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रधान उपवाक्य हो, उपवाक्य एक से ज्यादा उपवाक्य हैं और वे संयोजक अपव्यय द्वारा जुड़े हो, उसे हम क्या कहेंगे? विधिवाचक कहेंगे, सरल कहेंगे, मिश्र कहेंगे या संयुक्त कहेंगे? तो दोस्तों ऐसे वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। क्यों?
क्योंकि उपवाक्य कितने, एक से ज्यादा उपवाक्य है और इन सबको जोड़ करके इन सबको जोड़ा गया है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ये जब दो स्वतंत्र वाक्य या स्वतंत्र उपवाक्य जब आपस में जुड़ते हैं तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहेंगे, संयुक्त वाक्य कहेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, वाक्य के गुणों में सम्मिलित नहीं है। मतलब कि जो वाक्य हैं, वाक्य में कौन सम्मिलित नहीं है? क्या लयबद्धता सम्मिलित नहीं है, सार्थकता सम्मिलित नहीं है, क्रमबद्धता या फिर आकांक्षा? तो दोस्तों वाक्य के गुणों में क्रमबद्धता शामिल नहीं है। क्या क्रमबद्धता शामिल नहीं है? बाकी सभी को शामिल किया गया है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? 4 वाक्य दिए गए हैं, पूछा गया है कि इनमें देखिए 3 वाक्य ऐसे हैं जो मिश्र वाक्य हैं, एक नहीं है। कौन सा नहीं है जरा पढ़ लेते हैं। ऑप्शन आ बोलता है कि मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नहीं है, मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नहीं है। दूसरा वाक्य बोलता है कि यह वही बच्चा है जिसे बेल ने मारा। तीसरा है, एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। चौथा है, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। और क्या पूछा क्या गया है? मिश्र वाक्य नहीं है। मिश्र वाक्य कौन सा नहीं है? तो दोस्तों देखिए, पहले वाले में मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नहीं है, तो इसमें 2 बातों का वर्णन किया गया है। और जो नहीं है ये क्या है? उपवाक्य है जो पुस्तक वाली बात को पूरी करता है, इसलिए ये तो आपका मिश्र वाक्य बन जाएगा। दूसरा पढ़िए, यह वही बच्चा है जिसे बेल ने मारा, ठीक है ना। जिसे बेल ने मारा, ये क्या है? उपवाक्य है जो मुख्य वाक्य के साथ जोड़ा गया है, ये भी मिश्र वाक्य हो जाएगा, ये भी मिश्र वाक्य बन जाएगा। तीसरा, विज्ञान गोष्ठी मतलब कि एक वैज्ञानिक सम्मेलन हुआ जिसमें कई वैज्ञानिकों ने भाग लिया, ठीक है, तो ये भी मिश्र वाक्य है। जो लेकिन दा जो है ये एक ही वाक्य बोल रहा है, वह परिश्रमी ही नहीं बल्कि ईमानदार भी है। तो यह वाक्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यह परिश्रमी ही नहीं ईमानदार भी है, तो ये मिश्रित वाक्य नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, सरल वाक्य की पहचान करना है आपको। इन 4 ऑप्शनों में सरल वाक्य बताना है कौन सा है। पहला ऑप्शन बोलता है कि उसके आने का समय निश्चित नहीं है। दूसरा बोलता है कि मुझे बताओ कि तुम कहां रहते हो। तीसरा बोलता है कि वह घर पर मिलेगा तो मैं अवश्य बात करूंगा। चौथा तो बोलता है कि इनमें से कोई नहीं है। सरल वाक्य पहचानना है आपको, कौन सा सरल वाक्य होगा। तो देखिए, उसके आने का समय निश्चित नहीं है, उसके आने का समय निश्चित नहीं है, ठीक है। चलिए यहां पर लगभग हमें संभावनाएं दिख रही है सरल वाक्य की। दूसरा बोलता है कि मुझे बताओ कि तुम कहां रहते हो। मुझे बताओ कि तुम कहां रहते हो, इसमें 2 कर्ता आ चुके हैं, समझिएगा। तो ये तो क्योंकि जबकि सरल वाक्य में एक ही कर्ता होता है, मतलब एक ही उद्देश्य होता है, एक ही क्रिया होती है, संज्ञा एक ही होती है, ठीक है ना। तीसरे वाले में वह घर पर मिलेगा तो मैं बात करूंगा, ये तो संयुक्त बन जाएगा, इसलिए ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य फिर से पहचानना है आपको। यौवन चरित्र निर्माण का समय है, यौवन चरित्र निर्माण का समय है। जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वेद के पास नहीं जाना पड़ता। करो या मरो या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मिश्र वाक्य कौन सा दोस्तों? इसमें मिश्र वाक्य कौन सा हो जाएगा? बी मिश्र वाक्य हो जाएगा। इसमें जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वेद के पास नहीं जाना पड़ता। तो ये लास्ट में जो ये उपवाक्य जुड़ा है, ये उपवाक्य ही इस मुख्य वाक्य की बात को पूरा करता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, संयुक्त वाक्य पहचानना। इसमें संयुक्त वाक्य पहचानना, उत्तर देने का यह ढंग ठीक नहीं है। दूसरा बोलता है कि उसे गर्व है कि वह उच्चतम कुल में पैदा हुआ। क्या पूछना है? संयुक्त वाक्य पहचानना है। यहां पर संयुक्त वाक्य 4 ऑप्शन खोल दी। चलो आंसर भी इसमें दिख गया है, कोई बात नहीं। दवा लो और बुखार कम हो जाएगा। संयुक्त वाक्य मतलब कि 2 वाक्य अलग अलग स्पष्ट नजर आना चाहिए। दवा लो, ठीक है, ये स्पष्ट वाक्य स्वतंत्र वाक्य है। वहीं बुखार कम हो जाएगा, ये भी स्वतंत्र वाक्य बन गया, ठीक है ना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य पहचानना है इसमें। वह ज्ञानी है किंतु जिद्दी है, सीता पढ़ रही है, आकाश में बिजली चमकती है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो? संयुक्त वाक्य मिश्र वाक्य पहचानना, मिश्र वाक्य तो यहां स्पष्ट नजर आ रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो? तो इसमें
है ना, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा, दो बातें आपस में जुड़ रही है। चलिए ऑप्शन माफ कीजिएगा, प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 भी प्रश्न नंबर 18 की तरह ही है, इसलिए इसको मैं नहीं पढ़ूंगा, इसको छोड़ रहा हूं। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे। ये वाक्य कौन सा है, वाक्य पहचानना है आपको। जब तक वह घर पहुंचा उसके पिताजी जा चुके थे, सरल वाक्य है, संयुक्त है, मिश्र है, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्पष्ट रूप से दो अलग अलग सेंटेंस नजर आ रहे हैं, दो स्पष्ट रूप से अलग अलग वाक्य नजर आ रहे हैं, संयुक्त वाक्य होगा ये, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में या जिन वाक्य में सामान्य रूप से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता हो, मतलब जिस वाक्य में किसी कार्य के होने का बोध होता हो, उसे हम क्या कहेंगे, निषेधार्थक कहेंगे, विधानार्थक कहेंगे, आज्ञानार्थक कहेंगे, या संकेतार्थक कहेंगे। तो प्यारे दोस्तों, निषेधार्थक मतलब होता है कि नकारात्मकता छुपी होनी चाहिए उसमें, आज्ञार्थक मतलब कि उसमें आदेश की कोई छवि छुपी होनी चाहिए, जबकि यहां पर हम कह रहे हैं कि किसी कार्य के होने की बात कही जा रही है, इसलिए विधानार्थक हो जाएगा। कौन सा, विधानार्थक हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, गुरुजन का सम्मान करना सीखो। गुरुजन का सम्मान करना सीखो, ये किस तरह का वाक्य की ओर संकेत करता है, आज्ञार्थक है, संकेतवाचक है, संदेहवाचक है, या इच्छार्थक है। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, गुरुजन का सम्मान करना सीखो, एक तरह से ये आदेश दिया जा रहा है, ये आज्ञा दी जा रही है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आज्ञार्थक प्रकार का वाक्य है ये। अगला प्रश्न है, भगवान करे तुम्हारी नौकरी लग जाए। भगवान करे तुम्हारी नौकरी लग जाए, तो क्या किया जा रहा है, इसमें अपनी इच्छा व्यक्त की जा रही है ना, प्रे की जा रही है। और इस प्रकार के हमेशा इस प्रकार के सभी वाक्य किस प्रकार के होते हैं, इच्छावाचक वाक्य होते हैं, जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा प्रकट करता है, इसलिए इसका भी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य है। अगला प्रश्न है, मेरा वह पेन खो गया जो तुमने मुझे दिया था। मेरा वह पेन खो गया जो तुमने मुझे दिया था, ये कौन सा वाक्य है, मिश्रित, संयुक्त, या फिर साधारण वाक्य है। तो दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा, मिश्रित वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं, जो छोटा हो उसको हम सरल वाक्य कहेंगे, या फिर जिसका अर्थ सरलता से आसानी से समझ आ जाए उसे हम सरल वाक्य कहेंगे, या फिर जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हो ऐसा वाक्य सरल वाक्य होगा, या फिर जिसमें एक ही उद्देश्य हो, एक ही विधेय हो, एक ही क्रिया हो, ऐसा सरल वाक्य होगा। एग्जैक्टली जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो, जिसमें एक ही कर्ता हो, एक ही क्रिया हो, एक ही कर्म हो, उसी वाक्य को हम क्या कहेंगे, सरल वाक्य कहेंगे, इसलिए इसका उत्तर डी अर्थात द बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य कौन है। उद्देश्य मतलब कि कर्ता कौन है, तो यार मोहन ही इसका कर्ता है, मोहन ही इसका उद्देश्य है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मिश्रित वाक्य पहचानना है आपको। वर्षा हो रही है, बिल्कुल नहीं, ये तो सरल वाक्य है। मैं पढ़ता हूं और वह खेलता है, यह तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा, यह भी करेक्ट नहीं होगा। मैंने सुना है कि नीना पास हो गई, एग्जैक्टली मैंने सुना है कि नीना पास हो गई, तो यही आपका संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य हो जाएगा। सुधीर पढ़ता, ये तो सिंपल वाक्य हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, उद्देश्य और विधेय किसके अंग है। उद्देश्य और विधेय किसके अंग है, तो भाई वाक्य के अंग है, पिछले सेशन में भी पढ़ा था हमने। अगला प्रश्न लेते हैं, तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य के में उद्देश्य कौन है, तो तेंदुलकर है, तेंदुलकर है ना, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, बहुत इजी टाइप के आते हैं, लेकिन रिवीजन लगाना बहुत जरूरी है, ये भी याद रखिएगा, है ना, रिवीजन लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये जो आसान क्वेश्चन है ना, यही एग्जाम में आपको चकमा दे जाएंगे, है ना, और कुछ पल्ले नहीं पढ़ने वाला एग्जाम में, इसलिए रिवीजन बहुत ही कंपलसरी है, रिवीजन लगाना बहुत जरूरी है। समझ लीजिए सब पढ़ रखा है, छोड़िए सब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम से जस्ट पहले आपको रिवीजन लगाना बहुत जरूरी होता है, और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही ये एमसीक्यू सीरीज में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में क्रिया विशेषण उपवाक्य है, कौन सा क्रिया विशेषण उपवाक्य। मेरे पास एक गुड़िया है जो नाचती है, नहीं, गलत हो जाएगा। मेरी इच्छा है कि मैं उपन्यास लिखूं, जब बारिश हो रही थी तब मैं घर में था। कविता ने कहा कि सुनीता ने शादी कर ली। क्या क्रिया विशेषण पूछा गया है यहां पर, तो क्रिया विशेषण दा में नजर आ रहा है, दा में नजर आ रहा है। जब बारिश हो रही थी तब मैं घर में था, ठीक है दोस्तों। इसमें देखिए, इसमें जो है
सा और दा में छोटी सी थोड़ी सी कंफ्यूजन है। मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन दा करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन दा करेक्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सा करेक्ट बताया जा रहा है। मैं इसको थोड़ा सा ठीक करवा दूंगा, मैं ठीक करवा दूंगा, डोंट वरी, मैं इसको चेक करके ठीक करवा दूंगा। क्रिया विशेषण एक्चुअली इसमें भाई क्रिया विशेषण मतलब ये थोड़ी सी ग्रामर वाली थोड़ी मिस्टेक इसमें रहती है, क्योंकि ऑप्शन सा और दा दोनों के अर्थ समान निकल रहे हैं, दोनों के जो क्रिया विशेषण है समान नजर आ रही है, इसलिए एक छोटा सा डाउट है दोनों में। हाँ, ये तो पक्का है कि ऑप्शन ए नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सा और दा दोनों में छोटी सी कंफ्यूजन यहां पर नजर आ रही है कि मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन दा करेक्ट होना चाहिए, लेकिन यहां ऑप्शन सा को बताया जा रहा है। मैं इसको चेकआउट करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, ठीक है, नोट डाउन कर लिया है मैंने, नोट डाउन कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 30 को मैं चेकआउट करवा दूंगा। अगर जैसा भी होगा ना पीडीएफ में मैं आपको एक करेक्ट करवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए, आगे कंफ्यूजन नहीं रहेगी, मैं इसको एडिट करवा दूंगा। अगला प्रश्न है, अनुवाद करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? भाई अनुवाद करने वाले व्यक्ति को हम अनुवादक कहते हैं। अनुमोदक नहीं, अनुवाक नहीं, बल्कि अनुवादक। ऑप्शन सा सही हो जाएगा, अनुवादक कहेंगे। अगला प्रश्न है, जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भाई उसको स्रोत भाषा कहेंगे। स्रोत भाषा, स्रोत भाषा या मूल भाषा, है ना, स्रोत भाषा या मूल भाषा, स्रोत भाषा या मूल भाषा। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे हम स्रोत भाषा या मूल भाषा कहते हैं, लेकिन जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहेंगे? तो दोस्तों उसे लक्ष्य भाषा कहेंगे, लक्ष्य भाषा, ठीक है। चलिए, तो स्रोत भाषा इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है, सही अनुवाद कीजिए। या कुछ इंग्लिश लेटर इस प्रकार के क्वेश्चन आंसर भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं एग्जाम में। तो यहां पर आपको देखिए, यहां बताना है कि एक वाक्य लिख दिया गया है कि शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है, मनुष्य जीवन की नींव है, और इसमें इंग्लिश में 4 आपको वाक्य थमा दी जाएंगे। इनमें से आपको करेक्ट बताना है कि इसी प्रकार का मनुष्य जीवन की नींव है, ये भाव का अर्थ किस वाक्य में छुपा हुआ है, इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या है। तो देखिए, फर्स्ट को देखते हैं, एजुकेशन इज अवर लाइफ। तो एजुकेशन इज अवर लाइफ, ये क्या कह रहा है कि शिक्षा हमारा जीवन है, तो ये प्रॉपर अर्थ इसका नहीं दे पा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। साफ देखते हैं, एजुकेशन लीड्स द बेटर नेशन, एजुकेशन लीड्स द बेटर नेशन। तो शिक्षा एक सभ्य राष्ट्र का या एक बेहतर राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है, तो ये भी नहीं है। यहां बात तो हमारे जीवन की आ रही है ना, मनुष्य के जीवन की आ रही है। चौथा बोलता है, प्राइमरी एजुकेशन मस्ट बी फ्री फॉर ऑल, प्राथमिक शिक्षा सबके लिए फ्री होनी चाहिए, तो ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन ऑप्शन बी को जरा पढ़िए अब, एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ अवर लाइफ। एजुकेशन हमारे जीवन का क्या है? फाउंडेशन है, आधार है। तो एग्जैक्टली शिक्षा जो है मनुष्य जीवन की नींव है, और यही इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा, एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ अवर लाइफ। इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आखिरी के 2 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है, रहिए 2 मिनट और। अनुवाद शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो अनुवाद शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है ना। सेकंड ईयर में मैंने आपको बहुत अच्छे से हिंदी साहित्य के अंतर्गत अनुवाद विज्ञान में पढ़ाया है, आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया है। अगला प्रश्न है, अनुवाद में एसएल भाषा के प्रति वफादार और सटीक होना है क्या? किसके प्रति होना होता है? तो स्रोत भाषा के प्रति होना होता है। स्रोत भाषा के प्रति एक अनुवादक को बहुत ही वफादार और सटीक होना पड़ता है, तभी कहीं जाकर के स्रोत भाषा का अर्थ या भाव जो है लक्ष्य भाषा में आ पाता है, रूपांतरित हो पाता है। इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ में हमारा आज का एपिसोड होता है कंप्लीट। नेक्स्ट एपिसोड अर्थात कि एपिसोड 10 में हम बात करेंगे इसके मॉडल पेपर की, जिसमें हम यूनिट 1 से लेकर के यूनिट लास्ट तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, जितने भी अर्थात कि 50 क्वेश्चन आंसरों पर हम डिस्कस करेंगे, जो वस्तुनिष्ठ प्रकृति के ही होंगे। क्लियर है दोस्तों? चलिए मिलेंगे इसी के साथ में अगले एपिसोड में, और अगले एपिसोड के साथ ही आपका ये हिंदी भाषा संस्कृति वाला जो सब्जेक्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम तुरंत बाद में इसके इंग्लिश वाले पार्ट को, इंग्लिश लैंग्वेज को हम स्टार्ट कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।